आप जो ये मैप देख रहे हैं, ये सिख एम्पायर का मैप है जो ब्रिटिशर्स से आने से पहले पूरा का पूरा ये जो सिख एम्पायर था ये महाराजा रंजीत सिंह के पास था। महाराजा रंजीत सिंह जी जब तक सिख एम्पायर पे रूल कर रहे थे, तब तक ब्रिटिशर्स ने सिख जो पूरा एम्पायर था इस पे किसी भी तरीके का कोई भी अटैक नहीं किया था। लेकिन जैसे ही महाराजा रंजीत सिंह जी की डेथ होती है, उसके बाद ब्रिटिशर्स जो होते हैं वो सिख एम्पायर को ऑक्यूपाई करने के लिए अटैक करना शुरू करते हैं एंड अटैक करते हैं। लड़ाई होती है ब्रिटिशर्स और बाकी के सिख कम्युनिटी के बीच में एंड ब्रिटिशर्स जो हैं वो जीत जाते हैं एंड पूरा सिख एम्पायर जो है वो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ जाता है। इस टाइम पे जो हरियाणा वाला पार्ट था, जब महाराजा रंजीत सिंह जी रूल कर रहे थे सिख एम्पायर पे, तो ये हरियाणा वाला पार्ट जो था ये सिख एम्पायर में नहीं था। लेकिन बाद में ब्रिटिशर्स जो हैं वो हरियाणा वाला पार्ट जो होता है आज के इंडिया का, वो भी सिख एम्पायर में इंक्लूड कर लेते हैं। अब हरियाणा वाला पार्ट जो था वो भी सिख एम्पायर में इंक्लूड हो गया था और ये पूरा का पूरा जो सिख एम्पायर था ये ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में चला गया था। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि सिख कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए अब कोई भी ऐसा स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं था जो सिख एम्पायर में प्रेजेंट था। सिख एम्पायर के जो लोकल महंत थे, उन्होंने पूरे जो कंट्रोल था गुरुद्वारे का वो अपने हाथ में ले लिया एंड जो सिख कम्युनिटी थी वो इस बात से जरा भी खुश नहीं थी कि क्यों महंत ने पूरे गुरुद्वारे का कंट्रोल ले रखा है। इसी चीज को अपोज करने के लिए 1920 में जो सिख कम्युनिटी होती है सिख एम्पायर की, अकाली मूवमेंट को शुरू करती है एंड यहाँ पे ब्रिटिशर्स पे दबाव बनाया जाता है कि जो महंत हैं वो गुरुद्वारे को ना डील करें, वो गुरुद्वारे को छोड़ दें, वो अपने हाथ में किसी भी तरीके का कोई भी कंट्रोल गुरुद्वारे रिलेटेड ना रखें। तो इसी चीज के रिगार्डिंग 175 मेंबर्स की कमेटी बनती है जिसका नाम था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। और ये जो SGPC थी, इन्होंने गुरुद्वारे पर से महंत का कंट्रोल जो था वो पूरा का पूरा खत्म कर दिया एंड आज तक ये जो SGPC है ये आज तक सारे गुरुद्वारों का कंट्रोल जो है वो अपने पास रखती हैं। और अब जितने भी गुरुद्वारे हैं वो सारे के सारे SGPC जो है वो रेगुलेट करती हैं, उनके मेंबर्स रेगुलेट करते हैं। एंड धीरे धीरे जो अकाली दल था और ये जो SGPC थे, इनके जो मेंबर्स होते हैं उनकी आपसी अच्छी खासी फ्रेंडशिप हो जाती है, इनके रिलेशनशिप जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। अब यहाँ पे जो सिख के कम्युनिटी के लोग थे उनको क्या लगता है कि अभी जो है हम पे ब्रिटिशर्स राज कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही ब्रिटिशर्स छोड़ कर जाएंगे तो ये जो पूरा टेरिटरी है, जो पूरी सिख एम्पायर है, ये वापस से फ्री हो जाएगी और ये पूरी टेरिटरी जो है वो सिख कम्युनिटी को वापस मिल जाएगी। लेकिन इस बात को, ये जो सिख कम्युनिटी ये बात सोच रही थी, इस बात को सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब पूर्ण स्वराज की बात करी जाती है। एंड ये जो बात थी पूर्ण स्वराज की, इसका मतलब था कि इंडिया जो है वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस डिमांड कर रहा है ब्रिटिशर्स से। लेकिन यहाँ पे जो सिख कम्युनिटी थी वो पूर्ण स्वराज के आइडिया से बिल्कुल भी ज्यादा खुश नहीं थी एंड उनका ये मानना था कि ब्रिटिशर्स ने सिख कम्युनिटी से पहले तो उनका पूरा सिख एम्पायर छीना एंड अब क्योंकि ब्रिटिशर्स जा रहे हैं तो उनको लॉजिकली देखा जाए तो ये जो सिख एम्पायर है ये सिख कम्युनिटी को वापस सौंप देना चाहिए। लेकिन ब्रिटिशर्स ने इस बात को कंप्लीटली निग्लेक्ट कर दिया और कहा कि ये पहले की बात थी, अब जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो वहां की मतलब सिख एम्पायर की पॉपुलेशन के बेसिस पे लिया जाएगा। अब 1941 में जो सिख एम्पायर था वहां पे सिख कम्युनिटी जो थी वो थोड़ी सी कम थी इन कंपैरिजन टू द पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम्स एंड हिंदूज। वहां पे सिख एम्पायर में मुस्लिम्स एंड हिंदूज की जो पॉपुलेशन थी वो ज्यादा थी एंड सिख कम्युनिटी के जो लोग थे वो कम थे पॉपुलेशन में। तो ये बात जो थी वो सिख कम्युनिटी को पता थी कि हाँ ठीक है, हमारी पॉपुलेशन जो है वो कम है। तो ये जो सिख कम्युनिटी के लोग होते हैं अब ये इंडिपेंडेंस ना चाहकर डिमांड करते हैं कि हम यूनाइटेड इंडिया का पार्ट बनेंगे। उन्होंने कहा कि ठीक है, हमें यूनाइटेड इंडिया से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हम यूनाइटेड इंडिया का पार्ट बन के रह लेंगे। यहाँ पे सिख कम्युनिटी को ये लग रहा था कि इनको शायद अलग से स्टेटहुड मिल जाएगा, इनको एक अलग स्टेट बना दिया जाएगा एंड सारे इनको राइट्स मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे ये लोग ये सारी चीजें सोच रहे हैं एंड दूसरी तरफ मुस्लिम्स जो थे वो पार्टीशन की बात कर रहे थे एंड ये जो था पार्टीशन की बात, ये सिख कम्युनिटी के लिए दूसरा बड़ा झटका होती है क्योंकि पंजाब में जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन थी वो मुस्लिम्स की थी एंड यहाँ पे एक बात होती है कि अगर पूरे इंडिया का पार्टीशन हुआ तो शायद पंजाब का भी पार्टीशन हो जाएगा, जो कि सिख कम्युनिटी के लोग बिल्कुल नहीं चाहते थे।
एंड अब यहाँ पे जो सिख कम्युनिटी के लोग थे वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उनका ये कहना था कि हमें यूनाइटेड इंडिया से बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है, हम उनका पार्ट बनने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें पार्टीशन से दिक्कत है। तो जो सिख कम्युनिटी थी वो अपने लिए सिखिस्तान की डिमांड करने लग जाती है, क्योंकि उनका कहना था कि मुस्लिम्स के लिए पाकिस्तान है, हिंदूज के लिए हिंदुस्तान है, तो हमारे लिए भी कुछ होना चाहिए। तो सिख के लिए, मतलब सिख कम्युनिटी के लिए, हम सिखिस्तान की डिमांड करेंगे। अब ये जो डिमांड थी सिखिस्तान की, जो पंजाब के लोग कर रहे थे, जो सिख कम्युनिटी के लोग कर रहे थे, वो सिर्फ इस वजह से था क्योंकि वो पार्टीशन नहीं चाहते थे, वरना इनको कोई दिक्कत नहीं थी यूनाइटेड इंडिया का पार्ट बनकर रहने में शुरू से। तो यहाँ पे इनकी बात को दबा दिया जाता है एंड इंडिया का पार्टीशन होता है एंड पंजाब का जो आधा हिस्सा होता है वो पूरा का पूरा पाकिस्तान में चला जाता है एंड आधा हिस्सा जो होता है वो इंडिया में रह जाता है। अब जो हिस्सा पंजाब का पाकिस्तान में गया वो 62% था पूरे पंजाब का, और पंजाब की 55% पॉपुलेशन जो थी वो पाकिस्तान चली गई थी, मतलब पार्टीशन की वजह से वो पाकिस्तान के टूवर्ड्स चली गई थी, पाकिस्तान में शिफ्ट हो गई थी। बहुत सारे बड़े बड़े जो गुरुद्वारास थे जो पंजाब में थे वो भी पाकिस्तान में चले गए पार्टीशन की वजह से। एंड पार्टीशन से जितना ज्यादा नुकसान सिख कम्युनिटी को हुआ उतना किसी और कम्युनिटी को नहीं हुआ। अब जो लोग, जो मतलब पंजाबीज जो थे, जो सिख थे, वो जो पाकिस्तान में चले गए थे पार्टीशन की वजह से, जब वो पाकिस्तान से वापस भारत आते हैं, वापस से अपने पंजाब आते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि पंजाब में जो सिख की रेशियो होती है, सिख पॉपुलेशन की जो नंबर्स होते हैं वो काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं और जो सिख कम्युनिटी होती है वो पंजाब में मेजॉरिटी बन जाती है। अब क्योंकि पंजाब में जो सिख थे वो मेजॉरिटी में हो गए थे, तो अब सिख कम्युनिटी को एक अलग स्टेट का पूरा जो सपना था वो पूरा होता हुआ दिख रहा था कि क्योंकि अब सिख जो है वो मेजॉरिटी में हो गए हैं, तो अब इंडियन गवर्नमेंट जो है वो हमको एक सेपरेट स्टेट दे देगी। लेकिन 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है एंड इसके अंडर जितने भी स्टेट्स थे इंडिया में उनको रीऑर्गेनाइज किया जाता है लैंग्वेज के बेसिस पर। जैसे कि तेलुगु स्पीकिंग जो पॉपुलेशन थी उनको आंध्र प्रदेश मिल जाता है, गुजराती स्पीकिंग पॉपुलेशन को गुजरात मिल जाता है, मराठी स्पीकिंग पॉपुलेशन को महाराष्ट्र मिल जाता है। तो अब इसी तरीके से सिख जो है, सिख कम्युनिटी जो थी वो पंजाब की, वो गवर्नमेंट को बोलती है कि यहाँ पे जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो पंजाबी बोलते हैं और जो हरियाणा का पार्ट है वो हिंदी स्पीकिंग है, तो आप हरियाणा को पंजाब से अलग कर दो और पंजाब को एक स्टेट बना दो। लेकिन जो गवर्नमेंट होती है वो इस बात को कंप्लीटली मना कर देती है एंड सिख कम्युनिटी की जो ये क्लेम आती है कि हमें एक अलग स्टेटहुड दे दो, इस बात को रिजेक्ट कर देती है। अब इस वजह से मास्टर तारा सिंह जो थे वो पंजाब के अकाली दल के एक बहुत फेमस और बहुत प्रोमिनेंट लीडर थे। उन्होंने पंजाब सूबा मूवमेंट की शुरुआत करी एंड 1965 में जब इंडिया का वॉर हुआ पाकिस्तान के साथ, तो बहुत सारे सिख जो लोग थे, सिख जो आर्मी थी, उन्होंने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया एंड ये चीज देखते हुए पंजाब की जो सेपरेट स्टेट की डिमांड थी इसको गवर्नमेंट जो है वो एक्सेप्ट कर लेती है एंड जो कंप्लीट पंजाब था वो 3 स्टेट्स में डिवाइड होता है, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम और अराइज होती है चंडीगढ़ को लेके कि चंडीगढ़ एक्चुअली में पंजाब का पार्ट रहेगा या फिर हरियाणा को दिया जाएगा, क्योंकि चंडीगढ़ में उस टाइम पे जो पॉपुलेशन थी वो 55% जो पॉपुलेशन थी वो हिंदी स्पीकिंग थी, लेकिन चंडीगढ़ को यूनियन टेरिटरी का स्टेटस दे दिया जाता है। इस बात को लेकर भी पंजाब के बहुत सारे लोग जो थे वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे, लेकिन ओवरऑल पंजाब को स्टेटहुड मिल गया था एंड यहाँ पे पहली बार इलेक्शंस कराए जाते हैं एंड इलेक्शंस में बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं एंड अकाली दल जो है वो इलेक्शंस जीत जाती है। और लेकिन 5 साल का जो टेन्योर था वो अकाली दल कंप्लीट नहीं कर पाती है एंड बार बार इनकी सरकार गिरती है। अब जो अकाली दल थी वो बार बार जीत तो रही थी लेकिन अपना 5 साल का जो टर्म था वो खत्म नहीं कर पा रही थी, मतलब उसको पूरा नहीं कर पा रही थी। तो ये सारी चीजों को देखकर 1973 में अकाली दल के जो लीडर्स होते हैं वो 12 मेंबर की कमेटी बनाते हैं एंड इस कमेटी में ये सारी चीजें डिस्कस की जाती हैं कि पंजाब की एक्चुअली में प्रॉब्लम्स क्या हैं, वाटर रिवर्स का जो भी डिस्प्यूट है और चंडीगढ़ को पंजाब में वापस लाना, ये सारी चीजें डिस्कस करी जाती है एंड इसका एक पूरा रेजोल्यूशन बनाया जाता है और इस रेजोल्यूशन को नाम दिया जाता है आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन।
अगस्त 1977 में ज्ञानी अजमेर सिंह जो थे, वो अकाली दल के सेक्रेटरी थे, वो इस पूरे रेजोल्यूशन का एक अपडेटेड वर्जन या फिर आप कह सकते हैं एक नया वर्जन निकालते हैं आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन का। और जो ये नया अपडेटेड वर्जन निकालते हैं आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन का, इसको लेकर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई। इनफैक्ट आज तक इसको लेकर कंट्रोवर्सी होती आ रही है। अब अकाली दल के अंडर ही बहुत सारे छोटे छोटे लीडर्स थे, एंड अगर इन लीडर्स को थोड़ी सी भी इंपॉर्टेंस कम दी जाती थी या फिर उनको ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाता था या बताया नहीं जाता था वर्किंग के बारे में, तो ये अपना ही एक एक्सट्रीम वर्जन बना के इस आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन का प्रेजेंट करते थे और एक्सट्रीम वर्जन बनाकर इस रेजोल्यूशन को प्रमोट करते थे। तो मतलब ओवरऑल ये जो रेजोल्यूशन था आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन, इसको सब एक वेपन की तरह यूज कर रहे थे और सब इसका अपने ही तरीके से मिसयूज करने लगे थे। जब कंट्रोवर्सी बहुत ज्यादा बढ़ गई तो जो अकाली दल के प्रेसिडेंट थे संत हरचरण सिंह लोंगेवाल, इन्होंने राज्यसभा और लोकसभा को दोनों को एक परफेक्ट और ऑथेंटिक जो रेजोल्यूशन की कॉपीज थी वो शेयर करी और उन्होंने ये बात क्लियर करी कि इसमें कहीं भी ये चीज डिमांड नहीं रखी गई है कि हमें एक इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए, हमें एक इंडिपेंडेंट कंट्री चाहिए। अगर कोई भी ऐसा डिमांड कर रहा है तो वो एक झूठा क्लेम है। अब जो आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन है ये काफी ज्यादा फेमस हो जाता है एंड अकाली दल जो थी वो काफी ज्यादा स्ट्रांग और पॉपुलर हो जाती है। और अब ये जो अकाली दल थी ये काफी ज्यादा कांग्रेस पे भी भारी पड़ने लगती है, ये कांग्रेस को इलेक्शंस में हरा देती है एंड कांग्रेस ने इसको डील करने के लिए एक ऐसे बंदे को चूज किया जिसने पंजाब की पॉलिटिक्स को पूरा ही घुमा कर रख दिया, पूरा बदल कर रख दिया। और ये जो बंदा था ये था जरनैल सिंह भिंडरावाले। और ये जो भिंडरावाले थे ये डमडमी तस्कल के मेंबर थे एंड ये जो डमडमी तस्कल थी इसका एक ये मतलब बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट काम करती थी पंजाब में। इनका काम जो था वो ये था कि ये लोगों को जाकर अवेयर करती थी कि सिखों को बाल नहीं काटने चाहिए, उनको अपनी ओरिजिनलिटी जो है वो मेंटेन करके रखनी चाहिए, इनको किसी भी तरीके का ड्रग नहीं लेना चाहिए, स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। ये सारी चीजें जो थी ये डमडमी तस्कल करते थे अंडर द लीडरशिप ऑफ भिंडरेवाल। और ये जो मेंबर थे डमडमी तस्कल के, भिंडरेवाला, ये बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट लीडर बन जाते हैं एंड बहुत ज्यादा फेमस हो जाते हैं पूरे पंजाब में एंड इसी वजह से कांग्रेस जो है वो इनको चूज करती है ताकि इनको फ्रंट फेस की तरह प्रेजेंट किया जा सके और अकाली दल के वोट्स को काटा जा सके। अब इधर सिख और निरंकारी जो सिख थे इनकी बिल्कुल आपस में नहीं बनती थी पंजाब में। सिखों का ये मानना है कि इनके टोटल जो गुरु हैं वो टोटल 10 गुरु हैं एंड जो आखिरी गुरु हैं वो गुरु गोविंद सिंह जी हैं। इसके अलावा ये जितने भी गुरु हैं इन सारे गुरुओं के जो भी उपदेश हैं, जो भी शिक्षा है वो गुरु ग्रंथ साहिब जी में लिखी हुई है। तो गुरु ग्रंथ साहिब जी को आखिरी गुरु का दर्जा दिया हुआ है। लेकिन निरंकारी जो सिख हैं ये अपने अपने सेलेक्टिव लीडर्स को ही अपना गुरु बना देते थे और इसी बात को लेकर सिख और निरंकारी सिख के बीच में हमेशा से कॉन्फ्लिक्ट रहा है। 13 अप्रैल 1978 को ये जो निरंकारी सिख थे ये बहुत ज्यादा एक इम्पॉर्टेंट कोई मीटिंग करने वाले थे जिसको सारे के सारे निरंकारी सिख जो थे वो अटेंड करने वाले थे, लेकिन भिंडरेवाला ने ये चीज क्लियर कर दी कि वो ये मीटिंग नहीं होने देंगे एंड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो थे वो क्लैशेस और कॉन्फ्लिक्ट हुए सिख्स में और निरंकारी सिख्स में एंड यहाँ पे 17 लोगों की डेथ हो जाती है। लेकिन यहाँ पे इतने ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होने के बावजूद भिंडरेवाला को अरेस्ट नहीं करती है गवर्नमेंट। 1981 में पूरे इंडिया में सेंसस कराया जाता है और इस ऑफिशियल सेंसस में जो एक ऑप्शन मतलब एक ब्लैंक स्पेस होता है कि आप कौन सी लैंग्वेज को प्रेफरेंस देते हो एंड यहाँ पे जो भिंडरेवाला थे वो चाहते थे कि सब के सब जो है वो पंजाबी लैंग्वेज को ही सेलेक्ट करें, क्योंकि अगर जितने ज्यादा लोग जो है वो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को चूज करते हैं उस लैंग्वेज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से। तो भिंडरेवाला जो थे वो चाहते थे कि हर कोई पंजाब के जितने लोग हैं वो पंजाबी लिखें, लेकिन यहाँ पे जो हिंदू कम्युनिटी थी पंजाब की वो हिंदी लिखने से डर रही थी। तो इसी टाइम पे जो पंजाब केसरी के जो एडिटर होते हैं लाला जगत नारायण, उन्होंने हिंदूज के लिए डेली पंजाब केसरी के फ्रंट पेज पे एक आर्टिकल निकालते थे कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप हिंदी चूज करना अपनी लैंग्वेज में। एंड यहाँ पे भिंडरेवाला जो है पंजाब केसरी के एडिटर को शूट करवा देते हैं
और इस इंसिडेंट को लेकर गवर्नमेंट पे बहुत ज्यादा प्रेशर बनाया जाता है और ये प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि गवर्नमेंट को भिंडरेवाला को अरेस्ट करना पड़ता है। एंड यहां से भिंडरेवाला और कांग्रेस की जो आपसी कॉन्फ्लिक्ट है, जो आपसी लड़ाई है, ये शुरू हो जाती है। लेटर ऑन भिंडरेवाला को जेल से रिलीज कर दिया जाता है एंड अकाली दल और भिंडरेवाला ये एक साथ आ जाते हैं एंड 1982 में ये एक धर्म युद्ध मोर्चा को शुरू करते हैं, जिसका मेन काम यही था कि आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन को पास करवाना है। ये जो धर्म युद्ध मोर्चा थी, ये काफी ज्यादा रैलीज निकाली जाती है एंड कितनी सारी रैलीज इनकी ऐसी थी जो बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। अब इसी टाइम 1982 में दिल्ली में एशियन गेम्स की प्रिपरेशन चल रही थी एंड भिंडरेवाला ने गवर्नमेंट को ये क्लियरली कह दिया था कि ये एशियन गेम्स को होने नहीं देगा। तो गवर्नमेंट ने जो भी मतलब सिख कम्युनिटी जो भी दिल्ली की तरफ आ रही थी हरियाणा से या पंजाब से, उनकी बहुत ज्यादा बुरी तरीके से चेकिंग करवानी शुरू की और इसी तलाशी में काफी सारे जो ऐसे सिख थे जो आर्मी में थे उनकी डिसरिस्पेक्ट करी गई। तो अब भिंडरेवाला ने ये क्लियरली कह दिया कि हम इसका बदला लेकर रहेंगे। एंड ये जो भिंडरेवाला था ये इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया था, इसकी पॉपुलैरिटी जो थी वो अकाली दल से भी ज्यादा बढ़ गई थी। इसी वजह से अकाली दल के भी कुछ बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट जो मेंबर्स थे वो भिंडरेवाला को पसंद नहीं करते थे। सिचुएशन जो थी वो पंजाब की काफी ज्यादा खराब हो गई थी एंड इस वजह से पंजाब में प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर दिया जाता है। 15 दिसंबर 1983 को भिंडरेवाला जो है वो अपनी लोकेशन को, काम करने की जो लोकेशन होती है उसको शिफ्ट करके गोल्डन टेम्पल कर देता है एंड उसको इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है कि गोल्डन टेम्पल में किसी की हिम्मत नहीं है, किसी नेता की हिम्मत नहीं है कि वो उस गोल्डन टेम्पल में घुसकर भिंडरेवाला को पकड़े। 1 जून 1984 को जो पूरे पंजाब में कर्फ्यू को इम्पोज कर दिया जाता है एंड पूरा जो कंट्रोल है वो आर्मी ले लेती है एंड जितने भी न्यूज रिपोर्टर्स उस टाइम पे प्रेजेंट थे उन सबको एक बस में चढ़ाकर अमृतसर से बाहर कर दिया जाता है। आर्मी को लगा कि वो जो ये सिचुएशन है वो काफी आराम से कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन जो भिंडरेवाला था वो पूरी की पूरी तैयारी के साथ, पूरे वेपन्स के साथ गोल्डन टेम्पल में बैठा हुआ था एंड यहाँ पे जो आर्मी होती है वो इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि वो इतना ज्यादा तैयारी करके गोल्डन टेम्पल में बैठा है। 5 जून को आर्मी जो है वो बोलती भी है कि आप खुद से सरेंडर कर दो, लेकिन भिंडरेवाला सरेंडर नहीं करता है। गोल्डन टेम्पल के वाटर सप्लाई को, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को, सब चीज को काट दिया जाता है एंड आर्मी को लगता है कि अब ये शायद सरेंडर कर दे, लेकिन ये सरेंडर नहीं करते हैं। अब आर्मी को ये खबर मिलती है कि पंजाब के आसपास के जो लोग हैं, आसपास के गांव के जो लोग हैं वो हजारों की तादाद में अमृतसर की तरफ मूव कर रहे हैं बहुत सारे हथियारों के साथ एंड ये सारी चीजें आर्मी जो है वो अपने हेलीकॉप्टर से भी चेक करती है। तो अब आर्मी पे प्रेशर आ जाता है कि 1 से 2 दिन के अंदर ये पूरा ऑपरेशन जो है वो खत्म करना पड़ेगा एंड इसी वजह से गोल्डन टेम्पल को काफी ज्यादा नुकसान होता है एंड इस पूरे ऑपरेशन को नाम दिया जाता है ऑपरेशन ब्लू स्टार। अब मामला जो है वो काफी ज्यादा खराब हो जाता है। 4000 से ज्यादा सिख सोल्जर्स होते हैं वो प्रोटेस्ट करने लगते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ। काफी सारे सिख जो एमएलएज एंड एमपीज थे वो रिजाइन कर देते हैं अपनी पोस्ट से। भिंडरेवाला की यहाँ पे डेथ हो जाती है, लेकिन भिंडरेवाला के जो सपोर्टर्स थे वो पंजाब में काफी ज्यादा थे। अब यहाँ पे गवर्नमेंट को पता था कि सिख कम्युनिटी जो है वो काफी ज्यादा गुस्से में है एंड यहाँ पे सिख कम्युनिटी के तरफ से रिटेलिएशन जरूर होगा। तो इंदिरा गांधी जी के जो घर की सेफ्टी होती है उसको पूरा की तरह से बढ़ा दिया जाता है एंड यहाँ पे जो इंदिरा गांधी के कुछ ऑफिसर्स होते हैं वो यहाँ पे उनको ये भी सजेस्ट करते हैं कि आप जो अपने पर्सनल गार्ड्स हैं उनमें से भी जो सिख गार्ड्स हैं उनको रिमूव कर दो। लेकिन इंदिरा गांधी जी यहाँ पे कहती हैं कि एक गलत मैसेज जाएगा सोसाइटी को एंड ये चीज शो होगी कि मैं मतलब इंदिरा गांधी जो है वो सिख कम्युनिटी के खिलाफ हैं, तो वो अपने दोनों सिख जो गार्ड्स थे उनको रिमूव नहीं करती हैं। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी जी के जो 2 सिख गार्ड थे जिनका नाम था सरदार बेअंत सिंह और सरदार सतवंत सिंह, ये इंदिरा गांधी जी को 18 गोलियां मारकर शूट कर देते हैं एंड इस इंसिडेंट के बाद काफी ज्यादा हालात जो होते हैं वो दिल्ली के खराब हो जाते हैं। इस इंसिडेंट की वजह से एंटी सिख राइट्स जो थे वो दिल्ली में होने लगते हैं। कैनॉट प्लेस जो दिल्ली की एक जगह है वहां पे सिखों की जो दुकान थे उनको लूटा जाने लगता है, उनको मारा जाने लगता है। हजारों की तादाद में सिखों को मार दिया जाता है, विमेन के साथ क्राइम होता है एंड इन सारी चीजों में जो दिल्ली की पुलिस थी वो एकदम शांत थी, वो कुछ भी नहीं कर रही थी।
हजारों सिखों को टारगेट बनाया जाता है, गुरुद्वारों को जला दिया जाता है और पुलिस जो थी इन सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए कोई एक्शन नहीं लेती है। 1984 में पूरे इंडिया में इलेक्शंस होते हैं एंड राजीव गांधी जो होते हैं वो मेजॉरिटी से जीतते हैं एंड जीतते ही वो ये चीज क्लियर करते हैं कि पंजाब की जो सिचुएशन है उसको इंप्रूव करना उनकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। तो पीएम बनते ही राजीव गांधी ने 1985 में सबसे पहले अकाली दल के जितने भी बड़े बड़े लीडर्स थे उनको जेल से बाहर निकाला। उसके बाद 1985 में ही इन्होंने लौंगेवाल के साथ राजीव लौंगेवाल अकॉर्ड को साइन किया। इसी अकॉर्ड में एक पॉइंट था कि 26 जनवरी 1986 को चंडीगढ़ जो है वो पंजाब को दे दिया जाएगा। लेकिन ये जो बात थी वो जो हरियाणा के फॉर्मर सीएम थे भजन लाल जी, उनको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई एंड उन्होंने राजीव गांधी को ये चीज बताई भी कि अगर आप चंडीगढ़ को पंजाब को दे देंगे तो यहाँ पे हरियाणा के जो हिंदू वोटर्स है वो आपको वोट नहीं करेंगे एंड आपके हाथ से हरियाणा चला जाएगा। तो ये सारी बातें उनकी सुनकर राजीव गांधी जी को भी लगता है कि हाँ बात तो ठीक है, हिंदू वोटर्स हमारे कट जाएंगे। तो ये सारी चीजें सुनकर जो राजीव गांधी होते हैं वो इस अकॉर्ड से पीछे हट जाते हैं एंड लेटर ऑन ये सारी चीजें तो हो रही थी, साथ ही में भिंडरावाल के सपोर्टर्स थे पंजाब में, ये टाइम टू टाइम खालिस्तान की बात करते थे एंड इनके जो सपोर्टर्स थे वो एक बार फिर से गोल्डन टेम्पल में जाकर बैठ भी गए थे एंड इसकी वजह से वापस से गोल्डन टेम्पल में ऑपरेशन ब्लैक थंडर करना पड़ा था। लेकिन बहुत ज्यादा संभाल के इस बार ये ऑपरेशन करवाया गया था। 2015 तक सारा मामला एकदम शांत था, इतनी कुछ ज्यादा हलचल नहीं हुई पंजाब में भी। 1 जून 2015 को वापस से ऐसी चीजें होती हैं जिसकी वजह से वापस से सिखों को लगने लगता है कि उनका जो धर्म है वो खतरे में है। यहाँ पे एक गांव से गुरु ग्रंथ साहिब जी की बुक की चोरी कर ली जाती है एंड ये एक नरेटिव सेट होता है कि सिखों का जो धर्म है वो खतरे में है और उनके धर्म पे वापस से अटैक करवाए जा रहे हैं। अब पंजाब में एंट्री होती है अमृतपाल सिंह की, जो कि दुबई से पंजाब आए हुए हैं एंड यहाँ पे ये जो है वो भिंडरावाल के आदर्शों पे चल रहे हैं कि ये भी पंजाब में प्रमोट कर रहे हैं कि आपको सिखों की जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो करना चाहिए, आपको हेयर्स नहीं कटवाने चाहिए, आपको किसी भी तरीके का ड्रग्स नहीं लेना चाहिए एंड लोगों को अब इसमें नया भिंडरावाल दिख रहा है। तो ये सारी चीजें अभी पंजाब में चल रही है एंड आगे पंजाब की क्या सिचुएशन होती है ये टाइम के साथ ही पता लगेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर देना।